सारा प्रणाम इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। अपराधी है कि मानता नहीं, बलात्कार के खिलाफ संसद में कोहराम मचा, सड़कों पर आंदोलन हुए, सख्त कानून बनाए गए लेकिन नहीं रुके रेप। सवाल फिर वही है, आखिर कैसे रुकेंगे रेप? चर्चा करेंगे हम आज इस खास पेशकश में। उबेर कैब कंपनी की टैक्सी में हुए रेप कांड के बाद एक बार फिर वही सवाल सामने आकर खड़ा हो गया कि समाज में बलात्कार जैसे अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है? सख्त कानून के बाद भी अपराधी बेखौफ क्यों है? हुए कई आंदोलन, किया संसद को ठप, बने सख्त कानून भी, पर नहीं रुके दुष्कर्म। महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म जैसे अपराध को रोकने के लिए ऐसी कई पहले ही की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी न केवल दिल्ली बल्कि देश भर में बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब इसके बाद क्या? गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य, क्षेत्र प्रशासनों को यह इंश्योर करने की सलाह दी है कि वेब बेस्ड टैक्सियों का चलाया जाना बंद कर दिया जाए। दिल्ली में निर्भया गैंगरेप केस के बाद संसद से लेकर सड़क तक कोहराम मचा। कानून में संशोधन कर रेप की नई परिभाषा तय की गई ताकि अपराधियों में महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर भय पैदा हो, लेकिन इसके बावजूद अपराधी नहीं सुधरे। जाहिर है दिल्ली में उबेर कैब रेप कांड के बाद एक बार फिर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल है, क्या अपराधियों में खत्म हो गया है कानून का खौफ, या क्या कानून में अब भी है कोई खामी जिसके चलते अपराधी बच जाते हैं? क्या महिलाओं को लेकर बनाई गई सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी गड़बड़ी है? क्या टैक्सी सिस्टम में कमियां हैं? बसों में अब भी छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सेफ्टी रूल्स पूरी तरह से फॉलो नहीं किए जा रहे हैं? सवाल है, मनोरोगी किस्म के अपराधियों को कैसे सुधारा जाना चाहिए? जो ड्राइविंग लाइसेंस देने की जो सिस्टम है, नए एक्ट में हम उसको बदल रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक रिपोर्ट आया है, उसके आधार पर 30% लाइसेंस बोगस है, और हम इसके बाद में जो सिस्टम ला रहे हैं उसमें डिजिटलाइज सिस्टम से पूरे लाइसेंस वालों का एक ही जगह डाटा रहेगा और उसका बैकग्राउंड और डिटेल जानकारी पूरी रहेगी। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं बना पाएगा और उसका रिकॉर्ड भी पूरी तरह से रहेगा। जिसने एक बार अगर कोई गुनाह किया होगा तो उसके सामने वो जानकारी होगी और उसके कारण ये समस्या खड़ी नहीं होगी। दिल्ली की जिस उबेर कंपनी द्वारा संचालित टैक्सी में रेप हुआ, उसकी व्यवस्था बेहद हाईटेक मानी जाती है, लेकिन इस कैब के ड्राइवर ने जिस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, उसने हाईटेक व्यवस्था को ही धता बता दिया। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या नए टैक्सी परमिट से गाड़ियों के अंदर होने वाली रेप की घटनाएं रुक जाएंगी? गौरतलब है कि रेप की वारदातें केवल गाड़ियों में नहीं होती हैं और ना ही हर केस में केवल ड्राइवर ही बलात्कारी होते हैं। तो सवाल है, बलात्कार जैसे अपराध के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? आखिर कैसे रुकेगा रेप? इस समय दिल्ली से प्रभाकर कुमार और अनामिका रत्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आखिर कैसे लग सकती है रेप जैसी वारदातों पर रोक? सरकार से लेकर पुलिस, कानून और सामाजिक संगठन, सबको इस दिशा में और क्या कोशिश करने की जरूरत है? इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह, दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी बाबू लाल नारनौलिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर रचना के सिंह। आप सभी का स्वागत है। बरखा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। हो हल्ला मचा था जब 16 दिसंबर का कांड हुआ था, उसके बाद सख्त कानून भी बने थे, संसद भी ठप हुई थी। सख्त कानून बनने के बावजूद हालात ये हैं कि इस तरीके की वारदातें आए दिन हमारे सामने आ रही हैं। जी देखिए, ऐसा है, ये जो रेप है, एक तो इसमें कहना चाहिए कि जो ये बहुत ही हाईटेक कंपनी जो है, जिसमें कि ये उबेर जो है बहुत ही एक इंटरनेट के जरिए जो ऑपरेट करती है, जिसका धरती से धरातल से कोई लेना देना नहीं है। वो कंपनी काम कर रही है और उसका वो एम्प्लॉई था जिसकी अपनी गाड़ी थी, अपना सब कुछ था, फर्जी उसका
जो वेरिफिकेशन का लेटर था वो फर्जी था, और उसका ड्राइविंग लाइसेंस वो भी उत्तर प्रदेश का था जो यहाँ पे गाड़ी चला रहा था। तो ये चीजें ऐसी है कि जो हमारे यहाँ, एक तो हमारा हिंदुस्तान इतना महान देश है कि कोई भी कहीं से भी आके यहाँ कुछ भी कर सकता है। बाहर हम कहीं बाहर देश में जाए तो घुस नहीं सकते, मगर बाहर से कोई भी आके यहाँ पे कुछ भी बिजनेस कर लो और हमारे हिंदुस्तान का पैसा उठा के बाहर ले जाओ। ये कंपनी भी यही कर रही थी, इंटरनेट के जरिए ये सारा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता था और सारा पेमेंट अमेरिका में जाता था। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ये बहुत गौरतलब है कि हमें इन पे गौर करना चाहिए। और जब हम एम्प्लॉय रखते हैं तो उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनका पूरा जो है हम लोगों को जानकारी इस तरह का ड्राइवरों को रखने से पहले होना चाहिए। लेकिन बरखा जी, यहाँ तो इसने यहाँ पर भी फर्जीपना किया था। आऊंगा आपके पास। बाबूलाल नारनौलिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व दिल्ली पुलिस अधिकारी। बाबूलाल जी, आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरीके से उसके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी था, उसने जमा करवाया था तमाम और जो सर्टिफिकेट्स भी थे, और इससे पहले 3 बार वो रेप की वारदात में शामिल हो चुका है। मेरा ये मानना है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो एक फॉर्मल होती है, उसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि वेरिफिकेशन का एक तरीका है पुलिस में। एक फॉर्म होता है, पंजाब पुलिस रूल का, पीपीआर का एक 12-22 फॉर्म होता है, वो पुलिस अधिकारी हर थाने में होता है, वो भरते हैं। और एक फॉर्मल होता है, वो बाहर भेजते हैं। फॉर एग्जांपल कलकत्ता भेजना है, वो कलकत्ता भेज दिया। अब कलकत्ता से भेज तो दिया है, लेकिन कलकत्ता से उसका जवाब आया है या नहीं आया है इसका किसी को पता नहीं होता, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है पुलिस का भी। आपका कहना है कि पुलिस में ये जो वेरिफिकेशन का काम है ये ठीक तरीके से होना चाहिए। अभी नहीं होता, अभी नहीं होता है, उसको ठीक तरीके से होना चाहिए। क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा, इसका वेरिफिकेशन हुआ है तो एक फॉर्मल हुआ है। क्योंकि अगर इसका वेरिफिकेशन है, पहले इसके ऊपर केस हैं, रेप के केस हैं, छेड़छाड़ के केस हैं इस आदमी पे, और फिर इसको नौकरी दी जा रही है, तो इसमें कहीं न कहीं पुलिस की खामी रही है ये। और पुलिस को इसको अच्छी तरह से वेरिफिकेशन हो, और वेरिफिकेशन होकर ही कोई किसी को ऐसे नौकरी मिले। यहाँ पुलिस की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। जानी मानी मनोचिकित्सक रचना केसिंग भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर, यहाँ पर पुलिस के पूर्व अधिकारी भी मान रहे हैं कि वेरिफिकेशन ठीक ठाक से नहीं हुआ, और इस तरीके की साइकिक, अगर कोई आदमी, कोई अपराधी जो है वो बार बार अपराध को अंजाम दे रहा है, उसकी मनोस्थिति के बारे में आप क्या बोलेंगे? जैसे आप जानते हैं कि मैं बहुत काम कर चुकी हूँ रेपिस्ट के साथ में, रेप विक्टिम्स के साथ में, और क्राइम अगेंस्ट विमेन के साथ में। तो आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस इशू, क्योंकि एक बहुत ही घिनौनी हरकत है और इसको हम एकदम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एक डिस्कशन के तौर पे तो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं, और शायद कुछ देर के बाद में हम भूल जाएंगे और फिर एक नई वारदात हो जाएगी। पर कहीं ना कहीं हमको ये समझना जरूरी है कि सोसाइटी में ये सब चीजें हो क्यों रही हैं। कभी तो हम कभी कोई रेप की वारदात होती है तो कभी कपड़ों को ब्लेम करते हैं कि कपड़े सही नहीं पहने हुए हैं, कभी किसी और, कभी हम टैक्सी वाले को ब्लेम करते हैं, कभी हम बस वाले को ब्लेम करते हैं। पर क्या सबसे जरूरी चीज ये देखना जरूरी है, जो नजरिया है, जो इंसान का नजरिया है, उसको हमको देखना है और उसको हमको चेंज करना है। अगर वो ही लड़की इस तरीके के कपड़े पहन के बैठी होती जो आपकी बेटी होती, क्या आपका नजरिया उसकी तरफ भी इस तरीके का होता? तो ये जो नजरिया बदलाव लेके आना है सोसाइटी के अंदर, ये जरूरी है। घरों के अंदर लेके आना, माओ ने बदलाव लेके आना, जो हमारे हम एक तरीके से, जिस तरीके से हम बड़ा कर रहे हैं, उस तरीके से बदलाव लेके आना, हर स्थिति में बदलाव लाना, वो बहुत जरूरी हो गया है सोसाइटी पे, हर लेवल पे। बरखा जी, लेकिन यहाँ पर खुद को भी जागरूक रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कोई वारदात कर रहा है तो अगर आप जागरूक हैं, कोई आपको सुनसान जगह पर लेकर जा रहा है, तो आपकी जागरूकता भी कहीं ना कहीं काम आती है, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जागरूक रहें। ये भी आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये सही बात है। देखिए, हम सारा कुछ दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि आज क्या हालात है, यहाँ के किस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन हालात से निपटने के लिए तैयार रहें, और ऐसा कोई भी हम काम ना करें कि किसी को गलत काम करने का मौका मिले। ये बहुत बड़ी चीज है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, हम भी अपने बच्चों को
ये समझाते हैं कि रात बिरात जाना, बच्चे जो नौकरी करते हैं वो काम तो नहीं छोड़ सकते, काम करेंगे, लेकिन फिर भी एहतियातन ऐसी चीजों को अपने साथ रखे और अपने आप को हर वक्त ये सोच के चले कि हमारे साथ कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। देखिए, सेल्फ डिफेंस की तमाम ट्रेनिंग दी जा रही है, हम लोग भी देते हैं, पुलिस भी देती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह की हरकतें होती है, वारदात हो जाती है, तो बहुत जोर से सब तरफ मीडिया में, सड़कों पे मोमबत्तियां जल जाती हैं, इस तरह के सब आंदोलन होने लगते हैं, लेकिन 4 दिन होने के बाद सब शांत पड़ जाता है। तो इसको जो शांति है ये गलत है, इसको हमें पूरी इंसानियत के नाते एक हर पार्टी को जो एक साइडलाइन करके हम लोगों को सबको एक होके ये सोचना पड़ेगा कि हम इसको, ये एक दिमागी जो लोगों के, ये बीमार लोग होते हैं बेसिकली, जो इस तरह के काम को करते हैं, जो इस तरह के काम को करते हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक विकार का शिकार होते हैं। डॉक्टर अर्चना हमारे साथ मौजूद है, जानी मानी मनोचिकित्सक है। डॉक्टर, यहाँ पर एक आदमी इस तरीके की वारदात को करता है, उसको पकड़ा जाता है, उस पर आईपीसी की धाराएं लगती हैं, वो छूट जाता है, दोबारा इस काम को करता है, तिहाड़ जेल जाता है, 6-8 महीने रहता है, वहां पर फिर छूट जाता है, तीसरी बार फिर कोशिश करता है, चौथी बार फिर कामयाब होता है। इस तरीके की मानसिकता को आप क्या बोलेंगे, और ऐसे अपराधी के खिलाफ क्या कानून होना चाहिए, क्या सख्त सजा मिलनी चाहिए इसको? जी, सबसे आपने बहुत अच्छा कहा और बरखा जी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही। हमको दोनों तरफ से चीजों को देखना है। एक तो हमको देखना है, जैसे मैंने बात की, कि हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। दूसरी तरफ से हमको ये देखना है कि हमको अपने आप को किस तरीके से सेफ और सिक्योर बनाना है। ये दो चीज थे, एक ही चीज के, एक ही स्पेक्ट्रम के दो पहलू हैं। हमको दोनों चीजों को पैरेलल रन करना है। जैसे बरखा जी ने कहा कि कभी शांत नहीं होना, पर हमको ये देखना जरूरी है कि ये किस तरीके के लोग होते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। ऑफ कोर्स ये लोग हैं जो नॉर्मल नहीं है माइंड से। मैंने नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती, क्योंकि इस तरीके की हरकत करना, जैसे हमने अक्सर ये भी देखा हुआ है कि बच्चों पे रेप करना या बहुत सारी अलग अलग घटनाएं जो हुई हैं अभी रिसेंट पास्ट में भी, तो उसमें भी हमने यही देखा है कि जो ऐसे इंसान हैं बिल्कुल भी दे नीड एब्सोल्यूट साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट। इनको हेल्प की, मदद की जरूरत है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से माइंड से सही नहीं है। पर जब आपने एक बात कही, बहुत जरूरी बात कही लॉज के बारे में, सबसे ज्यादा जरूरी बात यहीं पे आके अटक जाती है कि लॉज जो हैं हमारे क्यों इतने ढीले हैं। हमारे लॉज जब तक स्ट्रिंजेंट नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपल चीज मैं लेती हूँ, रेप तो आप दूर की बात करें, मैं सिंपल एक ईव टीजिंग के ऊपर, जो छेड़खानी है महिलाओं के ऊपर, उसका जो लॉ है, जब तक वो स्ट्रिक्ट नहीं होगा, जब तक किसी को पता नहीं है कि हाँ ये करने से मुझे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा कि दोबारा में हरकत अटेम्प्ट भी ना कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये कहा जाए कानून तो सख्त है, लेकिन उनको लागू करवाने में वक्त लग जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबूलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। बड़ी साफगोई से उन्होंने स्वीकार किया कि वेरिफिकेशन के मामले में कहीं ना कहीं ढील आई है और इस पर और तेज काम होना चाहिए। बाबूलाल जी, जिस तरीके से पुलिस बड़े बड़े दावे करती है कि अगर किसी तरह की कोई परेशानी में है लड़की, वो फोन करे और हम तुरंत पहुंचेंगे, तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत अपराधी को पकड़ा जाएगा, उतनी रफ्तार से काम होता है या सिर्फ दिखावा और सिर्फ ये एडवर्टीजमेंट का तरीका है? मैं तो ये कहूंगा कि एंटरटेनमेंट का तरीका तो नहीं है, बट ये है कि पॉपुलेशन इतनी है और उसके पॉपुलेशन को देखते हुए पुलिस की संख्या है वो बहुत कम है, और उस कम संख्या की वजह से एक तो ये है, दूसरा वीआईपी सिक्योरिटी में इतनी फोर्स लग जाती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई विक्टिम पुलिस थाने में जाता है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो क्या पुलिस उतनी तत्परता से, उतनी स्पीड से काम करती है? नहीं, उस तत्परता से सबके ऊपर ये कहना
कि तत्परता से काम नहीं करते, ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बहुत तत्परता से भी काम करते हैं, लेकिन बड़ा तबका ऐसा जो लापरवाही बरतता है। कुछ आदमी हैं बड़ा तबका। लॉज क्या है? जैसे अगर एक विक्टिम आया आपके पास में, पुलिस थाने में एक विक्टिम पहुंचा, ठीक है, रेप विक्टिम, तो लॉ क्या कहता है, आप क्या कर सकते हैं उसके साथ हाथ के हाथ? उन्हें हाथ के हाथ है कि तुरंत उसकी FIR कराई जाए, FIR करके तुरंत उसका मेडिकल कराया जाए और उस अक्यूज को ट्रेस किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको कोर्ट में पेश किया जाए। ये हाथ बहुत जल्दी से करने की जरूरत है ताकि उसको ये लगे कि हाँ मेरे साथ, उस विक्टिम को ये लगे कि मेरे साथ जस्टिस हो रहा है और अक्यूज को ये लगे कि मैंने गलती की है, उसका मुझे खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। डॉक्टर रचना, आपने ऐसे कई केसेस देखे हैं, आप बता रही हैं, ऐसे में FIR तक दर्ज कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक पीड़िता जिसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ एक घिनौनी वारदात हुई है, उसके बाद वो पुलिस, कोर्ट, कचहरी सबको झेलती हुई अगर अपने को न्याय पाने चाह भी रही है, तब भी वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उस हरासमेंट के बारे में आप बताइए। जी, एक तो हैरेसमेंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज हर लेवल पे हैरेसमेंट ज्यादा है। अभी तो मैं कहूंगी कि हर जगह पे विमेन सेल अवेलेबल है, विमेन कांस्टेबल्स अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो उस तरीके से पुलिस ने भी अपने तरफ से जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, गरीबी की भी बहुत प्रॉब्लम है। हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स ही लड़की के रेपिस्ट के साथ में सेटलमेंट कर देते हैं पैसा देके। क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि एक तो धब्बा लग जाएगा लड़की के ऊपर पूरी लाइफ के लिए कि जी वो रेप की विक्टिम रही है, और दूसरा कोर्ट कचहरी में कौन अपनी एड़ियां रगड़ेगा, क्योंकि डेट पे डेट पड़ती जाती है। क्योंकि जो लॉज हैं, लॉज स्ट्रिक्ट अगर हैं भी, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी लंबी है कि इम्प्लीमेंट करते करते ही वो शायद लड़की ही बूढ़ी हो जाएगी। तो वो चीज देखना, उसको एक्सपीडिएट करना, उस प्रोसेस को, और कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाना। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बना सकती। अल्टीमेटली आप देखिए, एक छोटी सी चीज, जैसे हम बात कर रहे थे कि एंटी स्मोकिंग लॉज, आज की डेट में एंटी स्मोकिंग लॉज बन चुके हैं जहां पर हम पब्लिकली स्मोक नहीं कर सकते, मानते हैं लोग कर सकते हैं। तो ऐसी बड़ी चीज जैसे रेप है, उसके लिए हम इतने अच्छे और स्ट्रांग लॉज क्यों नहीं बना सकते? बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आप देखिए, ऐसी पॉपुलेशन है कंट्रीज में जहां आप लेडीज के ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकते। अगर आप आंख भी उठाएंगे तो आपको इमीडिएटली जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके का हमारा लॉ होना चाहिए कि ईव टीजिंग से लेके ईव टीजिंग भी अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक झांसा खुल जाता है। जब आपने देखा इस रेपिस्ट का ही देख लीजिए आप, एक बार उसने रेप किया, उसको सेटलमेंट मिल गया, फिर तभी जाके उसका आगे झाका खुला कि मैं जाके दोबारा से ऐसी हरकत कर सकता हूं, और उसके पड़ोसी ने भी कहा होगा अरे तू भी कर सकता है तो मैं भी कर लेता हूं। तो ये चीज कहीं ना कहीं पब्लिक में बताना कि ये चीज एकदम परमिसिबल नहीं है। तो लॉज हैव टू बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। बरखा जी, यहाँ पर अगर एक ही वारदात, एक ही शख्स जो, एक ही अपराधी जो है 3 बार वारदात को अंजाम दे रहा है, उसके बाद चौथी बार भी वारदात को अंजाम दे रहा है, और पुलिसकर्मी पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है जी मेरे से गलती हो गया, मैं क्या करूं, आप बताइए। इस तरीके से उसको कोई ज्यादा पश्चाताप भी नहीं है। वहां पर TIP की बात हुई तो उसने कह दिया कि जी वो लड़की मुझे पहचान लेगी, अपना गुनाह भी कबूल कर रहा है, बावजूद उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे पहले 3 बार छूट गया वैसे हो सकता है इस बार भी चौथी बार भी छूट जाऊं। ये कितना घातक, और इसके लिए प्रशासन कितना जिम्मेदार? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस पे देखिए, जरूर कहीं ना कहीं हम इसको जिम्मेदार कहेंगे कानून को, कि ऐसे मुलजिमों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो मुलजिम होते हैं जमानत पे आने के बाद इनके हौसले बढ़ जाते हैं, और ये हौसले ये बहुत बड़ा उदाहरण है अपने आप में शिव कुमार यादव का, कि वो एक बार मेहरौली केस में 6 महीने जेल में रहने के बाद रिहा होके वापस आ गया। उसे लगा ये तो कुछ है ही नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता, हम फिर कर लेंगे। तो इस तरह के अपराधियों को जो है, बिल्कुल मैं समझती हूँ, जो स्पेशली जो रेप के आरोपी है, उनको तो बिल्कुल भी कोई जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए किसी कीमत पे। देयर शुड बी नो बेल एट ऑल। हाँ, बिल्कुल बेल नहीं मिलनी चाहिए। देयर शुड बी नो बेल एट ऑल, जब तक कि, क्योंकि अब हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, हमारे यहाँ पॉस्को कोर्ट बनी है, लेकिन हमारे यहाँ जजेस की आज भी बहुत कमी है। तो जजेस और ज्यादा होने चाहिए। मैंने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, लॉ मिनिस्टर को भी लिखा है कि हमारे यहाँ और ज्यादा से ज्यादा जजेस डिप्यूट किए जाने चाहिए, ताकि केसों का जल्दी निपटारा हो सके। क्या होता है कि एक जज के पास एक दिन में 6 से 7 केस लगे होते हैं। जजेस की कहीं ना कहीं कमी है, और ऐसे में जो न्याय मिलने की प्रक्रिया है वो भी काफी धीमी रहती है, और तमाम तरह की चुनौतियां हैं। लेकिन एक आ गया केश किंग का महा कंज्यूमर ऑफर। केश किंग तेल एवं शैम्पू पर पाइए पूरे 55 रुपए की महा बचत। हेयर प्रॉब्लम अब चांस ही नहीं।
नसाका दे 100% सुरक्षित और शुद्ध पानी। इसकी मिनजेट टेक्नोलॉजी ऐड करे जरूरी मिनरल्स और दे टेस्ट भी। आप किसे चुने, नसाका या बीमारियां? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी बाबूलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल जी, यहां पर अगर कोई घटना घटती है, कोई विक्टिम या कोई पीड़ित पुलिस स्टेशन जाती है तो उसके अधिकार क्या बनते हैं, और अगर वहां पर कोई लापरवाही बरतता है तो उसके पास क्या अथॉरिटीज है ऊपर जाने की और ऊपर के अधिकारियों से मिलने की? जी, सबसे पहले तो जो भी विक्टिम है, अगर वो थाने में अपना पक्ष लेके आते हैं तो उसको पुलिस अधिकारी सहानुभूतिपूर्वक सुने। एक फॉर्मल कानूनी तौर पे नहीं, बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक सुने। सहानुभूतिपूर्वक सुनने के बाद उसकी एफआईआर करें। एफआईआर करके बिल्कुल सही तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करें, और इसकी सूचना है वो उसका पूरा अधिकार है। ऐसे केसेस भी आते हैं जिनमें एक जो विक्टिम है, लड़की है, वो किसी गरीब परिवार से है और रेपिस्ट है वो एक दबंग राजनीति या बड़े उस पर दबाव ना बना सके, कहने का मतलब ये है। उस पर दबाव, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, उस पे वो दबाव ना बनाए। डॉक्टर रचना, अवेयरनेस की कहां कमी दिखाई दे रही है? इतनी बातें होती हैं, इतनी एडवर्टीजमेंट आती है, दिल्ली पुलिस जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बनाया है, इसके अलावा और हेल्पलाइंस बनाई है, सेल्फ डिफेंस के कई प्रोग्राम भी चलते हैं, लेकिन बावजूद उसके अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। अवेयरनेस बढ़े जा रही है, बाय द डे इट्स इंक्रीजिंग। मीडिया ले लीजिए, विमेन्स ग्रुप्स ले लीजिए, आज की डेट में आप देख सकते हैं कि कितने विमेन ग्रुप्स एक्टिव हैं इस रेप को लेके, या कोई भी शोषण, कोई भी महिलाओं के खिलाफ कुछ भी हो रहा है तो भी विमेन ग्रुप्स एक्टिव हैं। पर हाँ, अवेयरनेस, जहां मैं कहूंगी कहाँ अवेयरनेस की कमी कहाँ रह गई है, अवेयरनेस की कमी रह गई है हमारे अपने अंदर, जहां पे विमेन नीड टू बी सेल्फ एम्पावर्ड। हमें ये समझना जरूरी है कि हम वी हैव द पावर, हमारे पास वो पावर है। यहाँ पर अवेयरनेस की कमी रह गई है, जहाँ पे घरों में हमें नहीं सिखाया जा रहा है कि आपके पास पावर है और उस पावर को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। लॉ अवेलेबल है, पुलिस अवेलेबल है, आप कह रहे हैं, महिलाओं के ग्रुप्स अवेलेबल हैं, हर तरीके से हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं, कोर्ट अवेलेबल है, जजेस अवेलेबल हैं। तो कहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है अवेयरनेस की? हमारे अंदर अवेलेबिलिटी नहीं है अवेयरनेस की। जहां पर एक औरत को लगता है कि अगर कुछ भी क्राइम हो, अगर वो जाके रिपोर्ट करे या वो आवाज उठाए, अगर किसी के घर में भी कुछ क्राइम हो, अगर वो आवाज उठाए, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको दबा दिया जाएगा या वो कुछ गलत कह रही है। वो चीज है जो हमारी जो अपब्रिंगिंग में है, वहां पे चेंजेस लेके आने की जरूरत है। और वो मैं कहूंगी हर एक माँ और हर एक बाप को अपने घर के अंदर ये चेंज लाना अब बहुत जरूरी है। इसीलिए हम एजुकेशन को इतना ज्यादा भारी मानते हैं कि अवेयरनेस हम घर पे लेके आए, अपने डाइनिंग टेबल पे लेके आए एक अवेयरनेस, जहां हम आज खुले माहौल में बैठ के अपने बच्चों के साथ इन चीजों के बारे में अब हम बात कर सके, एक डिस्कशन कर सके, ताकि बच्चा अपने आप को आगे एक तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। कानून है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं सख्त कानून भी बने हुए हैं। जरूरत यह है कि अवेयरनेस हो और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जागरूक करने की भी यहाँ पर जरूरत है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत।